जब हम छोटे थे तो टीवी पर एक शक्तिमान आता था जो ऐसे उंगली से जादू करता था। उंगली से निकलती थी किरणें और सब कुछ अच्छा हो जाता था। बड़े बड़े अलग अलग तरीके के कुछ दानव आते थे जिनको बस उंगली की शक्तियों से मार देता था। समय बदल गया है, अब ऐसा शक्तिमान तो नहीं है जो उंगली से दानवों को मार देता है, पर हमारे समाज में ऐसे कुछ शक्तिमान जरूर हैं जो कलम की शक्ति से समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के ऐसे दानवों को मारने की कोशिश कर रहे हैं जो समाज को घुन की तरह खा रहे हैं, और ऐसा वो अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। कभी वो कलम की ताकत से पुस्तक लिखते हैं, कभी वो बच्चों को कलम पकड़ करके पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं। आज हमारे इकोज ऑफ इम्पैक्ट कार्यक्रम में एक ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन्होंने न जाने कितने बच्चों को जीवन जीने की प्रेरणा दी, उन्हें उनके घर के कमजोर हालातों से बाहर निकाला और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। न केवल अक्षर ज्ञान दिया बल्कि जीवन जीने की सीख दी, और ये सीख उन्होंने न केवल बच्चों को दी बल्कि शिक्षकों को भी बताया कि कैसे शिक्षा दी जाए और शिक्षा का असली महत्व क्या है। बहुत सौभाग्यशाली मैं समझता हूं खुद को कि हमारे इस प्रथम कार्यक्रम में आज हमारे बीच डॉक्टर अजय वर्मा जी हैं। धन्यवाद निशांत जी। और आपने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। डॉक्टर अजय वर्मा जी एक लेखक हैं जिनकी 3 पुस्तकें आ चुकी हैं। एक स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर है और दूसरी है सेल्फ हेल्प बुक, जो कि हमें सिखाती है कि जीवन कैसे जिए। और इस वर्तमान समय में जब बहुत सारी चुनौतियां हमारे ओर, अदृश्य चुनौतियां जो दिखती भी नहीं है, ऐसी मानवीय चुनौतियां, मनोवैज्ञानिक चुनौतियां हमारे साथ जो हैं, उनसे कैसे बाहर निकला जाए, उन पे आपकी कुछ पुस्तकें आई हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। डॉक्टर अजय वर्मा जी, स्वागत एक बार पुनः आपका। और शुरुआत करने से पहले सबसे पहला प्रश्न मैं यही आपसे पूछता हूं कि पुस्तकें लिखने की ओर क्यों आप बढ़े और कौन कौन सी आपकी पुस्तकें हैं, क्या संदेश ये पुस्तकें देती हैं और कैसे ये समाज में एक परिवर्तन की ओर बढ़ाती हैं समाज को। पुस्तकें लिखने का कोई ऐसा प्लान तरीका तो नहीं था, ना ही ऐसा कोई प्लान था, पर हाँ, ये मन में हमेशा से था कि जो भी जीवन का अनुभव है अगर उसे लिखा जाए तो किसी और के काम भी आ सकता है। और मेरे इस थॉट को जो स्ट्रेंथ मिली वो मिली लॉकडाउन में, कोरोना काल में, जब एक ऑनलाइन वेबिनार मैंने अटेंड किया जिसमें हमारे जो पब्लिशर जिन्होंने मेरी बुक को प्रिंट किया है, उन्होंने उसमें बताया कि कैसे वो लोग जो बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि अपने अनुभवों को लिपिबद्ध कर सकें, तो उसके लिए उन्होंने कुछ टिप्स दिए। और क्योंकि उस समय भी था, मौका अच्छा था, तो बस उसका इस्तेमाल करके पहली किताब लिखी। तो क्योंकि मैं शिक्षण के क्षेत्र में हूँ और काफ़ी समय से विद्यालय में काम कर रहा हूँ, तो जो भी मेरे अनुभव रहे वो मैंने उस पुस्तक में डाले ताकि वो शिक्षकों और मैनेजमेंट, स्कूल और स्कूल प्रशासकों के काम आ सके। और बुक का नाम भी बड़ा सिंपल सा रखा, इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट। उसके बाद एक दूसरी पुस्तक। हाँ, जब वो पुस्तक में लिख रहा था तो मुझे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि अपने पूरे जीवन में हमारे जो अनुभव हैं उनसे हम लगातार सीखते हैं, तो उनको साझा किया जाए। और विशेषकर अपनी जो युवा पीढ़ी है, जो स्कूल के टीनेजर्स हैं, उनको कुछ ऐसा दिया जाए जो उनको हेल्प करे लाइफ में जी। खासकर कंसंट्रेशन के लिए। होता क्या है कि आजकल बच्चे जो है वो हर चीज का रिजल्ट 2 मिनट में चाहते हैं। हाँ, हर चीज 2 मिनट्स मैगी की तरह ना, रेडी इन 2 मिनट्स। हालांकि मैगी भी 2 मिनट में तैयार नहीं होती है, उसे भी 10 मिनट लगते हैं।
जी। तो ये कॉन्सेप्ट एडवर्टाइजिंग सेक्टर ने लोगों को दिया और आज सब कुछ क्विक सक्सेशन में वो सब चीज होता चला गया। और जो सूचनाएं बच्चों को मिलती हैं डिजिटल मीडिया से या प्रिंट मीडिया से, तो आप अधिकतर स्टोरीज को देखेंगे तो उसमें यही बताया जाता है कि कैसे किसी ने कम समय में सफलता हासिल हाँ, आपको मिलेगा कि कोई 22 साल का लड़का और वो एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया है। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया था और आज वो 500 करोड़ की कंपनी है। बिल्कुल। इसी तरह कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया है, ठीक है, उसे जो है यूट्यूब से वो बहुत मोटी कमाई कर रहा है। तो बच्चे इस तरह की जो न्यूज होती है उससे ज्यादा फैसिनेट होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वो तो कर नहीं सकते, तो जो वो कर रहे हैं उसका जो आउटपुट है वो उस तरह से अचीव करना चाहते हैं, ओवरनाइट अचीव करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए वो जो पीछे एफर्ट लगे होते हैं, लॉन्ग टर्म जो प्रयास थे जिनका रिजल्ट उन्हें मिलना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म प्रयास वो कभी कर ही नहीं पाते। बहुत जल्दी वो गिव अप कर देते। तो वो कैसे उस चीज को वो करें और कैसे बहुत छोटी छोटी अपनी आदतों में बदलाव अगर हम लाएं तो हम एक बड़ा जो पॉजिटिव रिजल्ट है, बड़ा परिणाम हम अपने लिए हासिल कर सकते हैं। उसी को मैंने इस किताब में बच्चों तक पहुंचाने की, और मेरे ख्याल से सभी के लिए है, ये केवल बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों को माइंड में रख के जरूर लिखी थी, लेकिन ये सभी के लिए है। द क्वाइट शिफ्ट, हाउ स्मॉल हैबिट्स कैन बिल्ड रिमार्केबल लाइफ। एक प्रश्न हाँ, आप ही के जवाब से, कि क्या ओवरनाइट सक्सेस सच में होती है या कभी नहीं होती? क्योंकि जैसा आपने कहा, बच्चे बड़ा ओवरनाइट सक्सेस का सपना देखते हैं, और मैं किसी और बच्चे को नहीं कह रहा हूं। मैं जब खुद भी छोटा था मुझे लगता था कि बस आज मैं कुछ आर्ट वर्क क्रिएट करूंगा और कल मैं सीधे पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो कैलिफोर्निया पहुंच जाऊंगा। ऐसा लगता था कि इट्स सो सिंपल ऑफ जॉब। हाँ, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम ऐसी स्टोरी सुनते हैं या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, और कहीं पर ऐसी स्टोरी सही हो भी सकती है। लेकिन दो चीजें हैं इसमें। एक तो कई बार जो आपके अंदर का टैलेंट है वो बहुत अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई हो जाता है और आपको वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। कई बार आपका जो काम आपने किया है, जो आपकी एक्टिविटी थी या जो भी आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क किया, वो इतना अट्रैक्टिव और इतना फ्रूटफुल होता है कि वो आपको इतना लाइमलाइट दे देता है कि आप स्टार बन जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे केसों में, और बल्कि मैं कहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस, फिर वो स्टार दोबारा वैसा प्रोजेक्ट क्रिएट ही नहीं करता। तो जो ओवरनाइट सक्सेस होती है उसके सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म रहने का चांसेस कम होते हैं। मैंने कहीं सुना था कि शायद ए.आर. रहमान के बारे में था कि उनका जो पहला गाना बहुत पॉपुलर हुआ, उससे पहले वो 10,000 घंटे काम कर चुके थे, तब जाकर के एक गाना उनका पॉपुलर हुआ। तो देयर इज ऑलवेज अ वॉल्यूम ऑफ वर्क। बिल्कुल, वो जो कंटिन्यूस एफर्ट है, ठीक है ना, कंटिन्यूस एफर्ट जो है वही आपको एक बड़े सक्सेस की तरफ ले जाता है। क्या डॉक्टर अजय वर्मा एज अ राइटर, एज अ टीचर, आज आप बहुत सक्सेसफुल हैं? इज इट अ ओवरनाइट सक्सेस? मुझे नहीं लगता कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, बट हाँ, मैं संतुष्ट हूँ मैं जहां पर भी हूँ। और ये सचमुच ओवरनाइट नहीं है। मैंने जो कुछ भी किताबों में लिख करके सबके साथ बांटने का प्रयास किया है, तो वो बहुत सालों की जो मेरा तजुर्बा है, साधना है। साधना तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ, अनुभव है। शिक्षण के क्षेत्र में अगर आप मुझे कहें तो शायद मैंने जब 12th क्लास पास की थी और ग्रेजुएशन स्टार्ट की, तभी से मैंने ट्यूशन्स वगैरह बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। वहां से मेरा टीचिंग करियर शुरू हो गया था। जो मैंने पहली जॉब करी थी वो 1990 में करी थी, जब मैं सिर्फ एक सिंपल ग्रेजुएट था।
तो फॉर दैट लॉन्ग, फिर उसके बाद टीचिंग में बीच में गैप आया, क्योंकि मैं कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब के लिए चला गया था। वहां भी मैंने बहुत कुछ सीखा हम्म। और फिर मुझे मौका मिला पारिवारिक कारणों से कि वापस इस क्षेत्र में आ जाऊं, और एजुकेशन। काफी संतुष्ट हूँ जहाँ पर हूँ, जितना कुछ कर पाया हूँ। अच्छा, डॉक्टर अजय वर्मा एक टीचर नहीं होते, एक एजुकेटर नहीं होते, तो क्या होते? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी क्योंकि जीवन आपको उस तरह से सोचने का मौका देता नहीं है। हम्म। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो जो मध्यम वर्गीय परिवार का एक लड़का होता है, उसका सबसे पहला टारगेट तो ये होता है कि वो अपनी शिक्षा पूरी करे, और अगला ये होता है कि वो एक अर्निंग हैंड बने अपने परिवार के लिए। बिल्कुल। तो और वो दौर जिस समय हम स्कूलिंग में थे, हमारी शिक्षा तो एमलेस एजुकेशन थी। हम्म। रूरल एरिया में रहते हुए हमें कभी यही नहीं पता था कि 12th साइंस पीसीएम से करने के बाद हम एक्चुअल में कर क्या सकते हैं, हम्म। और उसके लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जी। ठीक है, हमारे माँ बाप उस उतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो हमें उसके लिए गाइड कर पाते। सरकारी स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल होते नहीं थे। प्राइवेट स्कूलों में आज सब तरह की आपको गाइडेंस मिलती है, काउंसलिंग होती है, लेकिन सरकारी स्कूल में रहते हुए, उस समय तो सरकारी स्कूल होते थे, ऐसी कुछ चीज नहीं मिली। तो वो एमलेस एजुकेशन थी, और माँ बाप का सिर्फ एक ही एम था कि हम पढ़े, हम पढ़ गए। एक बात किताब से जोड़ता हूँ। किताब आपने लिखी है, बहुत अच्छी किताब है, पर क्या आपको ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे और आजकल का समाज, जैसे आपने कहा 2 मिनट्स मैगी, वो चाहते हैं कि किताब भी ऑडियो बुक में मिल जाए? किताब को पढ़ना और ऑडियो बुक सुनना, मैं तो इसका फर्क जानता हूं, पर मैं आपके शब्दों में जानना चाहता हूं कि क्या है इस किताब को पढ़ना और क्या है ऑडियो बुक सुनना। और आजकल के बच्चे जो सिलेबस भी चाहते हैं कि यूट्यूब पे पढ़ लें, उस परिस्थिति में किताब को पढ़ना सिलेबस की दृष्टि में भी कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? देखिए, जो रीडिंग हैबिट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी हैबिट है। हाँ, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन के बाद ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, जिसके हम सब एक तरह से स्लेव हो गए हैं, कि हम हर चीज अपने मोबाइल फोन पे देखना चाहते हैं। बिल्कुल। हमारा बस चले तो हम दीपावली भी के पटाखे भी इसी पर फोड़ लें। ठीक है, तो हम उस दौर से गुजर रहे हैं, और ऐसे दौर में बच्चों को मोटिवेट करना कि वो पुस्तकें पढ़े, वो अपने सिलेबस की पुस्तक भी नहीं पढ़ते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हमें कहीं से ऐसा कंटेंट मिल जाए जो हम बस फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके देखें। सुने और हाँ, बुक को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें बच्चों को वापस से कुछ रीडिंग हैबिट में लाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। जो पहली पुस्तक मैंने लिखी थी वो एक प्रोफेशनल किताब है, तो वो बच्चों के स्तर की थी। तभी मैंने सोचा था कि एक ऐसी पुस्तक मैं लिखूंगा जो सभी एज कैटेगरी के लिए अच्छी होगी, सब पढ़ना पसंद करेंगे। देखिए, मेरा टारगेट ये था कि अभी क्या होता है कि हम किसी बुक शॉप में जाते हैं और वहां पे हम रखी हुई कोई पुस्तक देते हैं, बड़ी अच्छी है, आप आर्ट फील्ड के हैं तो आपने देखी आर्ट से रिलेटेड पुस्तक है, मैं ले लेता हूँ। फिर आप बुक उठाते हैं, देखते हैं कि इसमें 300 पेज है, फिर आप ये सोचते हैं 300 पेज कौन पढ़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, आप बुक को वहीं रख देते हैं। तो जो पुस्तकें हैं, जो मेरा अपना उद्देश्य है कि मेरा जो कंटेंट जो मैं देना चाहता हूँ, अगर वो ज्यादा है तो मैं उसे 2 भाग में निकालूं। जी। जो पुस्तक है उसमें उसके पेजेस ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसकी थिकनेस इतनी हो जिसे देख करके हाँ, जो रीडर अच्छा है। डिफेंसिव ना हो जाए। बिल्कुल। तो ये मेरा उद्देश्य था, इसलिए मैंने बहुत कम पेज की किताब है, इसमें जो पेजेस हैं बहुत ही कम है, देख करके उसके पढ़ने की इच्छा होगी। और जो इसमें चैप्टर्स भी दिए गए हैं, चैप्टर्स बनाए हैं, वो बहुत शॉर्ट चैप्टर्स बनाए हैं।
ताकि जो पढ़ना शुरू करे उसके लिए ये टारगेट ना हो कि वो इस चैप्टर को खत्म करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है मेरा जी। कि किसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं हम्म। या जो नहीं पढ़ पा रहे वो उनका पढ़ने की कुछ हैबिट डेवलप हो, ये है। और स्कूलों में भी जो आप आज की तारीख में देखें तो जो सिलेबस की बुक आ रही है उनका भी आप देखेंगे कि वो टू द पॉइंट कंटेंट होता है और उतनी थिकनेस उन बुक्स की नहीं अब है, नहीं है जितना पहले तो कोशिश कर रहे हैं सभी लोग अपनी तरफ से ताकि बच्चे वापस अपने बुक रीडिंग मोड में आए और ये हमारा कंटिन्यूअस एफर्ट रहेगा। इसी प्रश्न को आगे लेकर के जा रहा हूँ कि सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब से शुरू कर लेता हूँ मैं, कि बच्चे आजकल चाहते हैं कि वो किसी भी टॉपिक को यूट्यूब का वीडियो को प्ले करें और वहां से सीखें। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, क्योंकि कई बार ऐसे लेक्चर्स और कई सारी चीजें प्रैक्टिकली जो ऑडियो विजुअल मीडियम से हम देखते हैं वो कई बार हमें ज्यादा आसानी से हम समझ पाते हैं, आप ज्यादा रिटेन कर पाते हैं। पर इस सब के पीछे कहीं अपनी सिलेबस की किताबों को पढ़ना और उसको पढ़ने में जो एफर्ट लगता है, उसको समझने में जो एफर्ट लगता है, बच्चे उससे बहुत दूर जाते चले जा रहे हैं। किताब, कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पूरा साल भर किताब को खोलते नहीं है, वो चाहते हैं या तो टीचर पढ़ा दे या फिर मैं यूट्यूब से कहीं से पढ़ लूं। ऐसे में क्या है, वो आने वाले टाइम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह यह है कि वही बात कि आपको हर चीज रेडीमेड मिल रही है। अगर आप डिजिटल मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसके लिए कंटेंट ढूंढ रहे हैं, चलो आपने कंटेंट ढूंढ भी लिया, आपने उस कंटेंट देखा उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसे आपको सॉल्व करना है, तो उसका सॉल्यूशन भी आप डिजिटली इंटरनेट के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप अपना सेल्फ एफर्ट नहीं लगाते कि चलो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करना है, आपको हिंट भी दिया हुआ है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है, लेकिन नहीं, आप देखते हैं कहीं। और अब जब से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ये बहुत खतरनाक है, स्पेशली फॉर यंग स्टूडेंट्स, कि हर चीज का सॉल्यूशन उसके पास है। स्कूल से कोई टास्क मिला, कोई होमवर्क मिला, ऐसा सब समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी एआई के पास हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है, और ये गारंटी नहीं है कि जो सॉल्यूशन उसने बताया है वो सही हो, ठीक है ना। लेकिन जो कन्वे हो रहा है मैसेज, वो बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये नहीं बताया जाता है कि ये गलत है। उनको तो ये पता है कि सॉल्यूशन एआई पर अवेलेबल है, वो लेते हैं, उसे कॉपी करते हैं और आगे एआई इज द फ्यूचर, उसे आगे बढ़ा देते हैं। उनको कोई ये, हमारा एज टीचर हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चों को हम एआई से दूर नहीं करना है। हमें इन्हें बता रहे हैं ये भी एक टूल है, लेकिन इसको आपको अपने दिमाग से यूज करना है, ठीक है ना। तो जैसे अब रोबोट है, तो रोबोट को आप उसमें प्रोग्राम फीड करेंगे तब वो उस तरह से काम करेगा। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बड़े बड़े इंडस्ट्री में चल रही हैं, वो सब ऑटोमेटिक है, उसमें जो प्रोग्राम्स फीड किए हुए हैं वो तो ह्यूमंस नहीं बनाए। तो ये हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि, और बच्चों को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो एनालिटिक स्किल्स उनके अंदर पैदा हो, और वो तभी होंगी जब वो रीड एंड राइट पे रहेंगे। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड कहा है, क्या ये आने वाली जनरेशन की क्रिएटिविटी को कम कर रहा है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। व्हेन आई यूज्ड टू क्रिएट आर्ट, आज से लगभग 10 साल पहले, एक आर्टवर्क को बनाना वाज अ बिग टास्क। मेरे 12 घंटे उसमें कंज्यूम हुए और उसके बाद में बहुत अच्छा कुछ बनाया जिसने मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन दिया। अब समय बदल गया है, आपको केवल एक प्रॉम्प्ट डालना है और वो आर्टवर्क ऐसे आता है, और अगले 5 सेकंड बाद फिर दूसरा प्रॉम्प्ट डालना, फिर एक आर्टवर्क आता है। बट आर्टवर्क आ रहा है, और वो जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता था, वो जो क्रिएटिविटी मेरी बिल्ड होती थी, तो एआई इज किलिंग माय क्रिएटिविटी, एवरीवन्स क्रिएटिविटी? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आप ये देखेंगे एआई से, माना आपके आर्टवर्क की ही बात हम कर लें, तो जो आर्टवर्क जनरेट होता है वो अच्छा होता है, लेकिन वो उतना इम्प्रेसिव नहीं होता है जितना कि एक फिजिकली ड्रॉन फिगर होती है।
ठीक है ना। वो एक डिजिटल इमेज कभी भी ड्रॉ इमेज से बेहतर नहीं हो सकती। वो दिखने में बेटर होती है, लेकिन वो आप मतलब एक आर्टिस्टिक व्यू से आप देखेंगे तो कभी भी इतनी इंप्रेसिव नहीं होती। एक और भी चीज मैं आपको बताऊं, आप एक पेंटर हैं, आप बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाते हैं, सुंदर पेंटिंग बनाते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, लोग वहां से खरीदते हैं, लाखों की पेंटिंग बिकती है। कोई एआई से क्रिएटेड पेंटिंग को अपने ड्राइंग रूम में नहीं लगाएगा। तो इसलिए ये सोचना कि इससे एक आर्टिस्टिक टैलेंट खत्म हो जाएगा या कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक सुविधा है। सुविधा कैसी है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कोई मैगजीन प्रिंट हो रही है जी। वो मैगजीन किसी पर्टिकुलर साइंस की किसी से रिलेटेड है, तो उसमें जो फिगर्स आनी है, जो कुछ आनी है, उसमें एआई बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के उन सबको क्रिएट कर देगा सिर्फ प्रॉम्प्ट से जी। तो वहां पर ये यूजफुल है। लेकिन जो आर्टिस्टिक चीजें हैं उसमें वो बना जरूर देता है डिजिटल, लेकिन वो इफेक्टिवनेस या वो अट्रैक्शन कभी भी उस डिजिटली क्रिएटेड आर्ट वर्क में नहीं होता। एआई से आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि बच्चे पढ़ाई सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से करते हैं, और अब एक नया दौर भी आ गया है जहां शायद बच्चे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। और मैं अपने अनुभव से देख रहा हूं कि हर बार हर क्लास में 4-5 ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, और उनके पास भी वही कार होगी जो फलाना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अभी खरीदी, करोड़ों की कार। क्योंकि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो ब्राइट पार्ट ऑफ देयर लाइफ ही दिखाते हैं सोशल मीडिया पर। इसके साथ साथ एक और समस्या आई है कि रील्स का कंटेंट, बच्चे भी सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा एक्टिव होने लगे हैं कि वो अपनी रील्स बनाना, कभी डांस करते हुए 6th 7th 8th क्लास के बच्चे बच्चियां डांस करते हुए कोई वीडियो, कोई किसी पहले से किसी साउंड के ऊपर अपना मिमिक कर करके रील्स डालना, ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। और उस सब में वो लाइक और कमेंट और शेयर की जो डिजायर है उस सब में भी डूबते चल जा रहे हैं। इस सब का पढ़ाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है बच्चों के, और क्या ये जरूरी है? अभी क्या बच्चों को सोशल मीडिया पे होना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लास्ट से पहले शुरू करते हैं कि क्या बच्चों को सोशल मीडिया पे होना चाहिए। पहले तो एज टीचर्स और एज पेरेंट्स हम लोगों का ये दायित्व है कि हम इसके लिए पूरा प्रयास करें कि हम बच्चों को सोशल मीडिया से बचाएं, एटलीस्ट तब तक जब तक कि वो अपनी स्कूलिंग पूरी ना, क्योंकि सोशल मीडिया आज की तारीख में एडिक्शन है जी, और वो उतना ही एडिक्शन है जितना कि कोई नारकोटिक है। बच्चा जब मोबाइल फोन लेकर के बैठता है तो कब 1-2 घंटे उस मोबाइल में बर्बाद कर देता है उसे खुद भी नहीं पता चलता। तो इसके लिए बच्चे खुद जिम्मेदार नहीं है, इसमें पूरी तरह से पेरेंट्स का सहयोग है। क्योंकि कई पेरेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बच्चा हमारी नहीं सुन रहा है, हम तो नहीं चाहते तो बच्चा हमारी नहीं सुन रहा है जी। तो बच्चा हमारी क्यों नहीं सुन रहा है जी, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा जी, और आपको अपने बच्चे के अंदर वो वैल्यूज पैदा करनी होगी कि वो आपकी सुने जी। स्कूल में भी तो टीचर्स की सुनते हैं ना, हालांकि सब बच्चे नहीं सुनते हैं स्कूल में भी, क्योंकि अब बच्चों के ऊपर उस तरह का कोई दबाव रह नहीं गया है। पहले तो मास्टर जी से डरते थे बच्चे, अब वो नहीं है। मास्टर जी ज्यादा डरते हैं कि किसी बच्चे को कुछ कह दिया तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यह है कि बच्चों को, मेरा मानना है कि सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए हमें। टीचर्स तो गाइड ही कर सकते हैं, पर पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चों को जब तक वो स्कूलिंग पूरी ना करे तो उनको एक डेडिकेटेड डिजिटल डिवाइस ना दें, उससे बचे। अगर उसे आवश्यक है, जैसे कि आज के टाइम में आवश्यकता है कि भाई स्कूल का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस पर कुछ होमवर्क आ गया है या प्रोजेक्ट वर्क आ गया है क्लास ग्रुप में, तो उसके लिए पेरेंट अपना मोबाइल यूज करे, ताकि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए बच्चे ने यूज किया, उसके बाद पेरेंट अपना फोन ले ले। दैट्स हाउ इट इज। अब दूसरी चीज जो आपने कहा कि बच्चे जो है सोशल मीडिया पर हैं और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरनाइट सक्सेस,
वो जो स्टोरीज हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं जी। कि जी ये 18 साल का लड़का, इसने जो है इसके इतने फॉलोअर्स हो गए और अब ये BMW कार में घूमता है। हाँ, तो वो ओवरनाइट सक्सेस की जो फॉल्स स्टोरीज हैं, हाँ, सारी फॉल्स नहीं होती है, मैं वही कहा था आपको। लेकिन वो फॉल्स स्टोरीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आपको भ्रमित कर रही है। जी। नॉट एवरीबडी, इवन इफ दे आर टैलेंटेड, कैन अचीव दैट। यस, तो फिर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। उन्होंने अपना पूरा एफर्ट, जब उन्हें लगता है कि उन्होंने बोर्ड का एग्जाम फेल कर दिया है, हम्म, सोशल मीडिया पे वो लेवल क्रैक करने के लिए जहां से उनको करोड़ों की अर्निंग होने वाली जी, थी, बिल्कुल। ओवरनाइट सक्सेस मिलने वाली थी, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम्म, तो हमें बच्चों को यही गाइड करना है कि बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहें। उनको बताना है कि अपने गोल सेट करो, टारगेट सेट करो। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन, यू आर फ्री टू चूज एनी करियर। बिल्कुल। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी तभी बनोगे ना जब आपको कुछ नॉलेज होगा। हम्म, ठीक है ना। अब 15 साल का है, 14 साल का बच्चा या 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस करेगा? हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस करेगा? पहले तो उसे कुछ किसी फील्ड में महारत हासिल करनी होगी ना, तभी तो वो जी। उस फील्ड में कुछ इन्फ्लुएंस करने के योग्य बनेगा। तो ये हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा कि जो इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको आप देख रहे हो, जिनके टॉक शोज आते हैं, उन्होंने उसे अचीव किया है। बिल्कुल। वो उन्होंने बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस अर्न की हैं, उसके बाद उन्होंने वो सब किया है। जी। दैट्स हाउ इट इज। कुछ लोग तो गलत तरीके से भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। तो ये तो जजमेंट अपना मॉरली भी होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा गलत ना करें सोशल मीडिया पे, और गलत तरीके से प्रसिद्धि पाना तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये बच्चों को बताने की बहुत आवश्यकता है कि इसमें से बहुत सारी जो है क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकते हैं, जी। है ना। आप जिस चीज को बड़ा रोल मॉडल बना रहे हैं और आपने कोई ऐसी चीज सोशल मीडिया पे या कहीं पर पोस्ट कर दी जो सही नहीं है बिल्कुल। सामाजिक दृष्टि से या कानूनी दृष्टि से, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है और आपका पूरा जीवन उससे प्रभावित हो सकता है, बिल्कुल। आपके परिवार का जीवन प्रभावित हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए बच्चों को समय समय पर स्कूलों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, फैमिली में जो अपने लोग हैं, पेरेंट्स हैं या बड़े भाई बहन होते हैं, उनको समझाने की आवश्यकता है। फिर बच्चों को ये भी सोचना चाहिए कि आज से 20-30 साल बाद जब वो अपनी लाइफ को पीछे की ओर देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया है। एग्जैक्टली। बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि आपके कंटिन्यूअस एफर्ट्स हैं वो आपको एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और एक सक्सेसफुल पर्सन बनाएंगे। जी। आपको ये नहीं अचीव करना है कि मैं 20 साल में उन लोगों के जैसा हो जाऊं जो आज 60 साल के हैं। बिल्कुल। नहीं, उन्होंने वो 60 साल की उम्र पे आके जो अचीव किया है उसमें उन्होंने अपने जीवन के 60 साल लगाए हैं बचपन से, और कुछ नहीं तो 20-30-40 साल तो लगाए हैं, बिल्कुल। और बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, बहुत सारे अनुभव अर्जित किए, उसके बाद वो उस लेवल पर पहुंचे और बहुत एफर्ट लगे हैं उसमें, उन्होंने बहुत लोगों से सीखा है। बिल्कुल। तो ये तो हमारी संस्कृति में पहले से ही है कि बिन गुरु ज्ञान पावत नहीं, तो गुरु तो चाहिए ना, और गुरु शिक्षा ही है। जी। जब तक आप शिक्षा को पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित नहीं होंगे, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जी। हमने सोशल मीडिया की बात की, एक और टॉपिक बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है, गेम्स, मोबाइल गेम्स। अभी कई सारे बच्चों को ऐसा लगने लगा है कि हम तो गेमर बन जाएंगे। हाँ। और गेमर बन करके सफलता हासिल करेंगे, या फिर कुछ लोग गेमर नहीं भी बनना चाहते, वो गेम्स में एडिक्ट हो गए। और बच्चों से मैं कुछ से बात करता हूं तो कुछ का कहना है कि नहीं, गेम खेलना तो बहुत जरूरी है। ये तो हमारे दिमाग को अभी कहां से नरेट हुई है स्टोरी और कितनी सच है कि गेम खेलना तो हमारे दिमाग को अच्छा करता है। हाँ, ये स्टोरी भी नरेट, ये मैंने भी सुना है कि भाई बहुत से लोग इस चीज की दलील देते हैं कि इससे जो है लॉजिकल स्किल्स इंप्रूव होती हैं। और वो लॉजिकल स्किल्स तभी इंप्रूव होती हैं जब वो, जैसे कि शाम को हम ग्राउंड में खेलने जाते हैं 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए, तो वो समय, उसमें से ही कुछ समय उसके लिए यूज किया जाए। जी। जब पूरा पूरा दिन बैठ करके आप खेलेंगे तो आपकी कोई स्किल डेवलप नहीं होगा। आपका जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, आपका सिलेबस, वो सब छूटता जा रहा है। जी।
आपको उस पर ध्यान देना है। पेरेंट्स को इसको इस तरह से समझाने की जरूरत है कि हर वो चीज जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए जीवन में डिसिप्लिन चाहिए। जी। ठीक है ना, अनुशासन के बिना आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो वीडियो गेमिंग में कोई बुराई नहीं है, वीडियो गेमिंग है, छोटे छोटे बच्चे, हम अपने बच्चों को लेके भी जाते हैं जी। तो वहाँ गेम पार्लर में गेम खेल। लेकिन अगर हमारा बच्चा ये जिद करे कि नहीं मैं तो 2 घंटे तक अभी ये गेम खेलने वाला हूँ, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे समझाएं कि ये थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट है। जी। ठीक है ना। बाकी जहां तक लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स की बहुत इंप्रूव होती हैं तो वो तो आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से भी होती है, जी। वो आपको ड्राइंग करने से भी होती है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में कभी कोई कारपेंटर कोई टेबल बनाने के लिए आया हो है? या कोई फर्नीचर बनाने के लिए आया हो, आप अपने बच्चे को उसके पास खड़ा करो जी। भले ही वो बच्चा क्लास 10 में पढ़ता हो, जी। उसे कहो कि जब ये मार्क कर रहा है बोर्ड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर मार्किंग कर रहा है, तो ये देखो वो कंप्लीट ज्योमेट्री उस कारपेंटर को आती है, जबकि उसने वो ज्योमेट्री स्कूल में नहीं पढ़ी है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो क्या है वो रिपीटेटिव प्रोसेस है उसका, उसे लगातार करके उसमें महारत हासिल कर लिए। वो पेंसिल पकड़ के ऐसे सीधी लाइन बना लेता है, हम स्केल से खींचते तब भी नीचे आते आते टेढ़ी हो जाती है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल कि जो लगातार प्रयास करने से, लगातार जो आपके अनुभव है उससे आप एक बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगी। कुछ गेम्स में एक समस्या और हो गई है कि जब आप उन्हें खेलेंगे तो कई सारे लोग वर्ल्ड वाइड उस गेम से जुड़े हैं और दे कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू ईच अदर। छोटे बच्चे 6, 7, 8, इवन 9, 10, 12 के बच्चे, वो सामने वाला कैसी भाषाओं का प्रयोग कर रहा है, कई बार तो बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग वो लोग करते हैं उधर से, और वो सुन रहा है उस सबको। तो ये भी एक, अब इसमें एक चीज और भी देखने वाली है कि जब वो बच्चा उस गेम को खेल रहा है तो डेफिनेटली वो घर पर है। जी। क्योंकि अगर 6, 7, 8 का बच्चा है तो उसके पास अपना डेडिकेटेड मोबाइल तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो पेरेंट ने ही अपना मोबाइल दिया है, तो अगर पेरेंट ने मोबाइल दिया, पेरेंट वहां पर उस तरह की गेमिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसमें बच्चे की गलती कम पेरेंट की ज्यादा है। और अगर उस बच्चे के पास डेडिकेटेड मोबाइल है तो भी पेरेंट की गलती है कि उसके पास डेडिकेटेड मोबाइल क्यों है। जी। और ये हमें अपने बच्चों को इससे बचाना है, क्योंकि ये बच्चे, ये जो गेम्स होते हैं ये फाइनेंशियली कनेक्ट होते हैं। ये इसके बीच में कुछ पेमेंट्स करनी होती है। बच्चा जब गेम खेल रहा है कि आपको अगले लेवल पे जाने के लिए, वो ये नहीं बताते हैं उसमें कि आपको इतने पैसे देने हैं अगले लेवल पे जाने के लिए, इस बटन को दबाओ। वो तो बच्चा है, उसे थोड़ी पता है, उसे तो सिर्फ उस गेम का इंटरफेस दिख रहा है जी। उसने उस बटन को दबा दिया। ठीक है ना। जब वो बटन को दबाता है तो उसमें आता है कि आप पे आया हुआ ओटीपी आप यहाँ डालो। बिल्कुल। वो किस लिए होता है कि इस तरह से लोग गेम जज करते हैं कि इस फोन पे जरूर कोई ना कोई ऑनलाइन बैंक अकाउंट लॉगिन होगा। और जैसे ही वो बच्चा पूछता थोड़ी है अपने माँ बाप से, उस ओटीपी को जैसे ही उसमें डालता है वो पैसे उसके अकाउंट से कट जाते हैं। ऐसा उदाहरण मेरी नजर में आया है कि एक बच्चे ने अपने पेरेंट के शायद 2-3 लाख रुपए वो अकाउंट से गायब हो गए। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने इंटेंशनली किया, ऐसा इसलिए हुआ है कि बच्चे को तो उस गेम के थ्रू इंस्ट्रक्शन मिल रही थी और वो करता गया। और क्योंकि आपने फोन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हो सकता है वो बच्चा जानता ही नहीं था ओटीपी क्या होता है। उसने आपसे पूछा होगा कि ये ओटीपी क्या होता है और ओटीपी इसमें डालना है, तो आप ही ने डाला होगा वो ओटीपी। और अब आप बच्चे को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई बच्चे ने कर दिया। तो ये अल्टीमेटली हमारी जिम्मेदारी कि हम बच्चों को नियंत्रित करें। बच्चे को फोन कौन सी क्लास के बाद देना चाहिए या कौन सी क्लास में देना चाहिए? डेडिकेटेड फोन बच्चे का ही। मुझे तो ये लगता है कि जब बच्चा आपसे दूर जा रहा हो, परिवार से दूर, कॉलेज जा रहा है और वो आपसे दूर रहेगा, हॉस्टल में रहेगा, तब उसे फोन की आवश्यकता होगी। आफ्टर 12, उससे पहले नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने अपने बेटे के साथ इम्प्लीमेंट किया जी। अब थोड़ा सा विषय को मैं चेंज करता हूँ।
एक टीचर का रोल बच्चे की लाइफ में क्या होना चाहिए, कैसे, क्योंकि आजकल टीचर स्कूल आता है, बहुत सारे खुद के भी प्रेशर लाइफ के हैं, चैलेंजेस लाइफ के हैं, उन प्रेशर्स को बाहर क्लास से छोड़ना, क्लास के अंदर आना, फिर बाहर जाना, फिर उन प्रेशर्स को हैंडल करना, टेक ओवर करना उन प्रॉब्लम्स को, इस सब के बीच में कैसे बैलेंस बनाए और कैसे याद रखे कि उसका रियल मोटिव ऑफ लाइफ क्या है, रियल मोटिव ऑफ अ टीचर्स जॉब। सबसे पहले तो जो भी इस टीचिंग प्रोफेशन में आता है उसको सबसे पहले ही हैज टू लव दिस प्रोफेशन। अगर आपको अपने इस प्रोफेशन से प्रेम है तभी आप आगे की जो बातें आपने कही वो आप अचीव कर सकते हो। जी ठीक है ना। और जो एक टीचर है उसका जो आज के संदर्भ में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उस संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो सबसे मुख्य रोल है वो ये है कि वो बच्चे के अंदर इतना इंटरेस्ट पैदा करे कि वो स्कूल आने के लिए उत्सुक हो। जी वो सुबह उसे रही मुझे स्कूल जाना है। आप अधिकतर स्कूलों में आप देखेंगे कि ये कोरोना के बाद से हुआ, जब बच्चे 2 साल घरों में बैठे कि बच्चों में स्कूल जाने की उत्सुकता खत्म हो गई। बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि कुछ, और इसके लिए भी फिर अब मतलब मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं पेरेंट्स को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराऊं। अभी 11th-12th के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल रहे हैं और स्कूलों में नॉन अटेंडिंग है वो बच्चे। जी हालांकि ये इलीगल है, जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी हो रहा है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हो रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं डेफिनेट। ठीक है ना। तो वो पेरेंट ऑलरेडी बच्चों को गलत तरीके से मतलब एक नेगेटिव मोटिवेशन है जी। तो बच्चे में स्कूल के प्रति जो अटैचमेंट था वो खत्म हो जाएगा। तो टीचर का ये उद्देश्य है कि जो बच्चे उसे मिले हैं स्कूल में उनके अंदर सबसे पहले तो स्कूल आने की उत्सुकता पैदा करें। जी। उत्सुकता कैसे होगी? उत्सुकता 2 तरीके से होगी। एक तो वो स्कूल में उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जी तब, और दूसरा टीचर अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाए। बिल्कुल। जब इंटरेस्टिंग बनाएगा तो बच्चा उसकी क्लास अटेंड करने के लिए उत्सुक रहेगा। ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है आज के टाइम में एक टीचर। जब ये एक टीचर कर पाएगा और उसका जो स्टूडेंट है बच्चा उसकी क्लास में रोज आएगा तो टीचर वो अचीव कर लेगा उस बच्चे के साथ जो वो करना चाहता है। ये मुझे लगता है। पेरेंट्स का रोल, पेरेंट्स की क्या भूमिका है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि अगर बच्चा स्कूल चला गया है, उसका एडमिशन स्कूल में हो गया तो इट्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, द टीचर। उसके बाद बच्चा कुछ गलत कर रहा है, वो किसी चीज में सही नहीं है, तो पूरी तरीके से स्कूल पर बात को छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे पेरेंट्स होते हैं, तो कुछ ऐसे पेरेंट हैं जो ऐसे होते हैं। इसमें इसको आप कैसा देखते हैं? क्या ये बात सही है कि ये पूरी जिम्मेदारी स्कूल्स की है, या पेरेंट्स का क्या रोल है इसमें? अभी देखिए कि बच्चा स्कूल में 24 घंटे में से कितना रहता है जी, और जो सीनियर क्लास का बच्चा होता है वो अपने स्कूल में 5 घंटे या 6 घंटे रहता है, उसके बाद वो 3 से 4 घंटे ट्यूशंस में होता है जी। ठीक है ना। और अगर किसी वजह से उस बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है किसी सब्जेक्ट में तो पेरेंट स्कूल पे तो सवाल उठाता है, लेकिन उस ट्यूशन टीचर से जाके कभी सवाल नहीं करता कि स्कूल ने तो जो पढ़ाया था आपने क्या पढ़ाया था। ठीक है ना। तो जबकि स्कूल के पास बच्चा पढ़ रहा है, क्लास में 30-40 बच्चे हैं और वो टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, उनमें से माना 40 बच्चे थे या 30 बच्चे थे, 30 में से 29 अच्छे नंबरों से पास हो और एक बच्चा पास नहीं हो पाया, तो उस टीचर पे सवालिया निशान अभिभावक लगा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि बाकी जो 29 बच्चे थे उन्हें भी इसी टीचर ने पढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, होनी चाहिए, मैं भी एक अभिभावक हूँ, कि बच्चे की पढ़ाई को रेगुलरली ऑब्जर्व करे, स्कूल में जाकर के टीचर से मिलते रहे, या जब भी कोई स्कूल से आपको बुलावा आता है आप जाएं मिलें और टीचर से संपर्क में रहें।
और आपको जो चीज सही नहीं लग रही है या टीचर आपको बोल रहा है कि बच्चे का, तो आपस में म्यूचुअल तरीके से बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट और स्टडीज के लिए अगर सामंजस्य बैठा के चलेंगे तो मुझे लगता है बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो आज की इस बात को, ये बात तो बहुत लंबी चल सकती है और समय की कुछ बाध्यताएं हैं। आज की इस बात को हमें यहाँ पर समाप्ति की ओर बढ़ाना पड़ेगा। आपकी ये पुस्तक द क्वाइट शिफ्ट, जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है और टीचर्स के लिए भी और सोसाइटी के हर व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये ऑलरेडी अमेजोन पे बेस्ट सेलर है, तो ये और अच्छे से ये पूरे क्षेत्र में, भारतवर्ष में इसकी बहुत सारी प्रतियां बिके, ऐसी हम आपसे आपके लिए शुभकामना करते हैं। थैंक यू सो मच। और ऐसा भी हम सोचते हैं कि फिर भविष्य में जल्दी ही किसी और विषय पर बात करने के लिए आपका समय हमें दोबारा मिलेगा। तब तक के लिए सभी हमारे दर्शकों को मैं प्रणाम कहता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हम बार बार आपके पास ऐसे ही व्यक्तित्वों के साथ आते जाएंगे जो कि सराहना के परे समाज को परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं, बियॉन्ड अप्लॉज। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। प्रणाम।